हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और नेगोशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कन्फ्लिक्ट का मतलब समझते हैं कि कन्फ्लिक्ट बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी तरह का टकराव या फिर संघर्ष। जब भी किसी दो पार्टीज के बीच में किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी टास्क को लेकर टकराव होता है, संघर्ष होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, तो वो हमारा कन्फ्लिक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है। इसके दो पार्टनर है, ए और बी। ठीक है। कंपनी के पास दो प्रोजेक्ट है लॉन्च करने के लिए। एक है प्रोजेक्ट एक्स और एक है प्रोजेक्ट वाई। ठीक है। अब कंपनी जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट को ही लॉन्च कर सकती है। जो प्रोजेक्ट एक्स है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि अगर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा तो इसका एनवायरमेंट पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर इससे जो प्रॉफिट आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। और जो प्रोजेक्ट वाई है, ये जो है अगर हमने लॉन्च किया तो इसका एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पर इससे जो प्रॉफिट आएगा ना वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये जो पार्टनर्स है ना, इनका जो वैल्यूज है, इनकी जो पर्सनैलिटी है, सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो ए पर्सन है ना, उसको एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा प्यार है, यानी कि किसी भी कीमत पे ये एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, चाहे प्रॉफिट जितना भी कम हो। और जो पी पर्सन है ये पैसे से प्यार करता है, इसको एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाना है। तो इनकी वैल्यूज में डिफरेंस होने की वजह से इनमें क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, इनमें क्लैशेस हो रहे हैं, इनमें डिसएग्रीमेंट हो रही है। क्योंकि ए पर्सन चाहता है कि प्रोजेक्ट एक्स लॉन्च किया जाए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और बी पर्सन चाहता है कि प्रोजेक्ट वाई लॉन्च किया जाए जिससे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। तो ये जो संघर्ष दोनों के बीच में हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, टकराव हो रहे हैं, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। क्लियर है आपको? तो जब दो या दो से ज्यादा लोगों के वैल्यूज में डिफरेंस होने की वजह से, पर्सनैलिटी में डिफरेंस होने की वजह से उनमें टकराव होता है, उनमें डिसएग्रीमेंट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो हमारा कन्फ्लिक्ट जो है वो कहलाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट होना आम बात होती है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है कि वो उस कन्फ्लिक्ट को प्रॉपरली मैनेज करे, क्योंकि वो अगर कन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैनेज नहीं करती है तो उसके कई सारे नुकसान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। क्लियर है? तो आई होप कन्फ्लिक्ट का जो मीनिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कन्फ्लिक्ट को बेस्ट तरीके से डिफाइन कर रही है। पहला, एक कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट और डिवर्स ओपिनियन। जब एक वर्क प्लेस के अंदर किसी भी तरह की डिसएग्रीमेंट नहीं होती है, जो ओपिनियंस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, उसे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। या फिर ए हार्मोनियस कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट विद नो फ्रिक्शन, मतलब कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। या फिर डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, डिफरेंसेस दैट अराइज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। जितने भी हमारे डिसएग्रीमेंट्स है, डिस्प्यूट्स है, डिफरेंसेस है जो इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में अराइज हो रहे हैं, उसको हम यहाँ पर कन्फ्लिक्ट कहते हैं। या फिर मैनेजमेंट डिसीजन इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉयज विदाउट एनी डिस्कशन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक वर्क प्लेस के अंदर जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट्स है, जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जो भी डिफरेंस है, वो हमारा कंफ्लिक्ट जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द कंफ्लिक्ट इन अ वर्क प्लेस। इसमें से कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से वर्क प्लेस के अंदर कंफ्लिक्ट अराइज होता है। पहला देखो, डिफरेंस इन पर्सनैलिटीज, गोल्स, वैल्यूज, वर्किंग स्टाइल्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज और रिकॉग्निशन। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट अराइज होता है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी की। ठीक है, तो जब दो पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, सोचने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, तो उनके बीच में क्लैशेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए और बी दो अलग पर्सनैलिटी के पर्सन है। ठीक है, तो उनकी अलग पर्सनैलिटी की वजह से क्लैशेस होते हैं। जब गोल्स अलग होते हैं, जैसे ए का गोल क्या था, एनवायरमेंट को बचाना, इसका प्रॉफिट कमाना, तो इसकी वजह से क्लैशेस होते हैं। जब वैल्यूज में डिफरेंस होता है और काम करने का जो तरीका होता है उसमें जब डिफरेंट होता है तो क्लैशेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, देखो जो कन्फ्लिक्ट है ना उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो यही है कि कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही। ठीक है, जब दो लोग आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, आधी अधूरी बात सुनते हैं और उससे नतीजों पे पहुंच जाते हैं, तो कन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए होता है जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो कम्युनिकेशन अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एंड रिकॉग्निशन, जब दो लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होना पॉसिबल है क्योंकि वो एक दूसरे की खामियां निकालते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इन सभी की वजह से कंफ्लिक्ट जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस सिनेरियो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कंफ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंस इन वैल्यू सिस्टम। जब हमारे दो पर्सन, दो पार्टीज के वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस होता है तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर रही है कंफ्लिक्ट की रीजन की वजह से। पहला, टू क्लिक डिसएग्री ऑन बेस्ट अप्रोच टू सॉल्विंग अ टेक्निकल प्रॉब्लम। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है और दो कलीग आपस में डिसएग्री कर रहे हैं अप्रोच को लेकर कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, कौन सा मेथड हम यूज करें। या फिर एन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिंग टू अ कंपनी पॉलिसी बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, उसके कुछ रिलीजियस बिलीफ है जिसकी वजह से वो एक कंपनी की पॉलिसी को ऑब्जेक्ट कर रहा है कि ये पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं है। या फिर ए मैनेजर क्रिटिसाइजिंग एम्प्लॉय फॉर ड्रेसिंग टू कैजुअली इन अ फॉर्मल सेटिंग। यानी कि मीटिंग थी, वहां पर जो एम्प्लॉय है वो बहुत ही इनफॉर्मल बन के आ गया है। या फिर टीम स्ट्रगलिंग टू रीच कंसेंस ड्यू टू opposing opinions on project priorities। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब एक पर्सन के वैल्यूज डिफर करते हैं, वैल्यूज का मतलब है कि उसकी क्या वो क्या मानता है। ठीक है, किस चीज को, जैसे हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हमारी जो मान्यताएं हैं वो डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है ना कि एक ड्रेस कोड हो जो कि आपके कल्चर के हिसाब से सही नहीं है, तो अगर वो कंपनी लेकर आती है उस ड्रेस कोड को तो आप क्या करोगे, उसका ऑब्जेक्शन करोगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। कंपनी की कोई पॉलिसी है और जो एम्प्लॉय है उसके रिलीजियस बिलीफ की वजह से वो उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कंफ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंस इन वैल्यू सिस्टम। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पर्सपेक्टिव ऑन कंफ्लिक्ट emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग इट ऑल कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। तो हमारे पास ना ये तीन ओपिनियंस है कंफ्लिक्ट के बारे में कि कंफ्लिक्ट क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा व्यू पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है, जो कि ये कहता है कि जो कंफ्लिक्ट है ना वो नेगेटिव होता है और हमेशा हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट, ट्रेडिशनलिस्ट या फिर इंटीग्रलिस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो कंफ्लिक्ट है वो एक बुरी चीज है और उसको हमें हर कीमत पे अवॉइड करना है और जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करनी है। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। बाकी के क्या पर्सपेक्टिव है वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जो ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जो कंफ्लिक्ट है वो यहाँ पर क्या है, नेचुरल है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं क्योंकि उनकी जो वैल्यू सिस्टम है, पर्सनैलिटी है, सोचने का तरीका डिफरेंट है, इसीलिए जो कंफ्लिक्ट है वो नेचुरल है और इसके ना हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ते बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जो है वो पड़ते हैं अगर हम इसको सही तरीके से
यूज करें। जैसे एग्जांपल के लिए जब कंफ्लिक्ट होता है, ठीक है, लोगों के बीच में, तो डिस्कशंस होती हैं जिससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो इनका मानना है कि कंफ्लिक्ट नेचुरल है, ठीक है, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद जो इंटीग्रेनिस्ट है, इनका मानना है कि जो कंफ्लिक्ट होता है ना वो पॉजिटिव होता है, ये अच्छी चीज होती है। ऑर्गेनाइजेशन को कंफ्लिक्ट अराइज करने चाहिए पर उनको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। कंफ्लिक्ट हमें तभी नुकसान पहुंचाती है जब हम अच्छी तरीके से उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। क्लियर है? तो ये मानता है कि अच्छी चीज नहीं है, ये मानता है नेचुरल है, ये मानता है कि कंफ्लिक्ट अच्छी चीज है अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेनिस्ट बिलीव दैट कंफ्लिक्ट इज, इंटीग्रेनिस्ट का क्या बिलीव है कंफ्लिक्ट के बारे में? पहला, ऑलवेज नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये हमेशा नेगेटिव होती है और नुकसान पहुंचाती है ऑर्गेनाइजेशन को। या फिर इनवेटिबल एंड कैन बी बेनिफिशियल इफ प्रॉपरली मैनेज, ठीक है। जो कंफ्लिक्ट होता है इनवेटिबल होता है, इनवेटिबल का मतलब है कि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये नेचुरल है, ये एक पार्ट है, ये होना ही होना है। और ये बेनिफिशियल भी होता है अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। ओनली प्रॉब्लम इफ इट अकर्स फ्रिक्वेंटली, कंफ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है अगर ये बार बार अकर होती है। अगर एक बार अकर होती है तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इजिली एलिमिनेटेड थ्रू ओपन कम्युनिकेशन, जो कंफ्लिक्ट है उसको हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है? करेक्ट है। तो कंफ्लिक्ट इनवेटिबल है और बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट इन्वॉल्व डिसएग्रीमेंट अबाउट वर्क प्रोसीजर्स एंड रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, यहाँ पर कंफ्लिक्ट की टाइप्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कंफ्लिक्ट की टाइप जो कि वर्क के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है, और वर्क के जो प्रोसीजर्स होते हैं, वर्क में जो रिसोर्सेस यूज किए जाते हैं उनकी एलोकेशन की वजह से डिफरेंस होता है, कंफ्लिक्ट आता है। ऑप्शन है रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट, वैल्यू कंफ्लिक्ट, टास्क कंफ्लिक्ट या फिर इंट्रा इंडिविजुअल कंफ्लिक्ट। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो टास्क कंफ्लिक्ट किसी भी टास्क के साथ रिलेटेड होता है, किसी भी वर्क के साथ रिलेटेड होता है और उसकी वजह से कंफ्लिक्ट जो है वो अराइज होता है। जैसे एग्जाम्पल में एक काम है, एक जॉब है और उसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, और दो पर्सन है ए और बी और आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहला तरीका है वो अच्छा है, दूसरा पर्सन कह रहा है दूसरा तरीका अच्छा है। तो ये जो कंफ्लिक्ट इनके बीच में हो रहा है ये हमारा टास्क कंफ्लिक्ट होता है जो कि किसी टास्क के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखो रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट। रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट क्या होता है? रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट अराइज होता है पर्सनल इश्यूज की वजह से, कोई वर्क रिलेटेड इशू नहीं होता है बल्कि पर्सनल इशू। जैसे एग्जांपल के मान के चलो दो पर्सन है, उसकी आपस में बनती ही नहीं, मतलब जितना मर्जी कर लो, उनके जो इतने मतलब उनका जो कल्चर है, उनका जो सोचने का तरीका है वो इतना डिफरेंट है कि वो छोटी छोटी बातों पे जो है आर्गुमेंट्स करते हैं कि तू गलत है मैं सही हूँ, ठीक है। तो ये एक पर्सनल इशू जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि काम की वजह से कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा बल्कि इनके पर्सनल इश्यूज की वजह से कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट है। वैल्यू कंफ्लिक्ट क्या होता है? जब पर्सन के जो वैल्यूज होते हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से और उसकी वजह से आर्गुमेंट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल शुरू में दी थी, ए और बी है, इनके वैल्यूज में फर्क है। ए पर्सन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, एनवायरनमेंट से प्यार करता है, और ये पैसे से प्यार करता है। तो ये जो वैल्यू सिस्टम है इसमें जब डिफरेंस आ रहा है, बिलीफ में डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो हमारे वैल्यू कन्फ्लिक्ट जो है वो कहलाते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट की टाइप्स होती हैं जिसके बारे में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉमन रीजंस फॉर कन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या कॉमन रीजन हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट के? पहला, रेजिस्टेंस टू चेंज, पर्सनालिटी क्लैशेस, पुअर परफॉर्मेंस एंड पुअर सुपरविजन, या फिर वर्क हैबिट्स एंड पुअर कम्युनिकेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी ही कॉमन रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंफ्लिक्ट अराइज होता है। जैसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। जब भी कोई चेंज ले आया जाता है तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं इस चेंज की वजह से उनकी नौकरी ना चले जाए। जैसे एग्जांपल के लिए जब बैंकों में कंप्यूटराइजेशन किया गया था यानी कि कंप्यूटर लेकर आए गए थे तो कुछ एम्प्लॉयज ने यहाँ पर रेजिस्ट किया था क्योंकि उनको लगा कि इस कंप्यूटर की वजह से हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी, ठीक है। जैसे आज के टाइम में भी हो रहा है ना, एआई टूल्स की वजह से लोगों को डर लग रहा है कि उनकी जॉब्स जो है वो न चली ना जाए, ठीक है। जिसकी वजह से वो मैनेजमेंट के साथ आर्गुमेंट्स करते हैं, उनके साथ कंफ्लिक्ट होता है। पर्सनालिटी क्लैशेस, जब दो पर्सन के बीच में पर्सनालिटी का गैप होता है, वो पर्सनालिटी मैच नहीं करती एक दूसरे से। पुअर परफॉर्मेंस, जब एक एम्प्लॉय पुअर परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहा होता है,
अच्छी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तब यहाँ पर कंफ्लिक्ट होता है। कैसे होते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एम्प्लॉय अपने आपको डिफेंड कर रहा होता है, आर्गुमेंट्स दे रहा होता है और कंफ्लिक्ट होता है। पुअर सुपरविजन ये भी एक रीजन है। जब सुपरविजन अच्छे तरीके से नहीं होती है तो जो एम्प्लॉयज है वो आपस में झगड़ा करते हैं, ठीक है, जब उन प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाती है, वर्क हैबिट्स की वजह से भी होता है कई बार, ठीक है, और पुअर कम्युनिकेशन की वजह से भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट जो है वो अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अरेंज द फेजेस ऑफ कंफ्लिक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो जो हमारे कंफ्लिक्ट के फेजेस है उनको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ऑप्शन वो कह रहा है हमारा प्रील्यूड फेज, ट्रिगरिंग फेज, डिफरेंशिएशन फेज, इनिशिएशन फेज और रेजोल्यूशन फेज। तो सीधा मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे जो कंफ्लिक्ट के फेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रीलूड फेज, ट्रिगरिंग फेज, इनिशिएशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज और रेजोल्यूशन फेज, ठीक है। इस फेजेस से गुजर कर जो कंफ्लिक्ट है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। अब एक एक करके इन फेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रील्यूड फेज की। प्रील्यूड फेज के अंदर जिन रीजंस की वजह से, जिन फैक्टर्स की वजह से कंफ्लिक्ट अराइज होता है वो पैदा होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो पर्सनैलिटी डिफरेंस है वो अराइज होता है, ठीक है, जो वैल्यूज में डिफरेंस है वो अराइज होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, यानी कि कंफ्लिक्ट होने के जितने भी रीजंस हो सकते हैं वो इस फेज में जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है हमारा ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग फेज के अंदर एक ऐसा इवेंट होता है जो कि यहाँ पर कंफ्लिक्ट को ट्रिगर करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ए और बी, ठीक है, यहाँ पर इस फेज के अंदर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनके बीच में कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है। जैसे कि इनकी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है, इनके जो गोल्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट है। ये हमारा क्या हुआ? हमारा प्रील्यूड फेज हो गया, ठीक है। ट्रिगरिंग फेज के अंदर क्या होगा? कोई ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से इनके बीच में कंफ्लिक्ट स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल के मान के चलो बी ने अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग एक प्रेजेंटेशन बनाई और उसको मीटिंग में प्रेजेंट कर रहा है। ए ने क्या किया? उसको रोक दिया और कहा कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही घटिया है, ठीक है, उसमें कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं है, बेकार की बातें हैं, ठीक है। और जैसे इसने ये बात बोली, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, कंफ्लिक्ट शुरू हो गया। तो ये जो इसने बोला ये हमारा क्या है? ट्रिगरिंग इवेंट है जिसकी वजह से जो कंफ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है हमारा इनिशिएशन फेज। इसके अंदर जो कंफ्लिक्ट है वो स्टार्ट होता है। तो जैसे इसने ये बात बोली बी को, तो बी को बहुत ही गुस्सा आया जिसकी वजह से वो इसके साथ आर्गुमेंट्स करने लगा कि नहीं, आपकी जो वैल्यूज है, आपके जो गोल्स हैं वो गलत है, आप जो बोल रहे हो वो गलत है और मैं सही हूँ। और ये यहाँ से आर्गुमेंट करने लग गया। तो इनिशिएशन फेज के अंदर इनके बीच में जो कंफ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है डिफरेंशिएशन फेज। इसके अंदर जो कंफ्लिक्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के और ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को हर कोशिश करते हैं कि सामने वाले पर्सन को गलत साबित किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो रिजोल्यूशन फेज आता है। इसके अंदर एक सोल्यूशन निकाला जाता है, क्योंकि देखो लड़ाई को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो तो उसका कोई फायदा थोड़ी है, सोल्यूशन निकालना जरूरी है। तो रेजोल्यूशन फेज के अंदर जो पार्टीज होती हैं वो एक कॉमन सोल्यूशन के ऊपर आती हैं, कॉम्प्रोमाइज करती है, दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करती है, दोनों की बातें एक दूसरे से सुनते हैं और एक कॉमन सोल्यूशन निकालता है जिससे दोनों का ही बेनिफिट हो सके। तो ये हमारी क्या थे? फेजेस थे कंफ्लिक्ट के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो which phase of conflict involves underlying factors that might lead to disagreement or conflict such as differences in personality and opinions। तो किस फेज के अंदर वो सभी के सभी फैक्टर्स आते हैं जो कि यहाँ पर डिसएग्रीमेंट और कंफ्लिक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी में डिफरेंस होना, ओपिनियंस में डिफरेंस होना। तो ऑप्शन ए कह रहा है ट्रिगरिंग फेज, परल्यूड फेज, इनिशिएशन फेज या फिर रेजोल्यूशन फेज। तो ऑप्शन बी प्रिल्यूड फेज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमेजिन टू colleagues disagreeing over a project approach, what phase conflict are likely experience when they begin arguing raising their voices। ठीक है, तो दो कोलीग्स थे, वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिसएग्री हो गए थे और एक ऐसा फेज आया जहां पर वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा आर्गुइंग और अपनी वॉइस को रेज करने लग गए थे। वो कौन सा फेज है? प्रिलेट फेज, ट्रिगरिंग फेज, इनिशिएशन फेज या फिर रेजोल्यूशन फेज। तो ऑप्शन सी इनिशिएशन फेज इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन्होंने आपस में आर्गुइंग करना, ठीक है, अपनी वॉइस को उठाना वो शुरू कर दिया था, यानी कि कंफ्लिक्ट हो गया था शुरू।
इनिशिएशन फेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एक्शन एग्जाम्पलाइज द रेजोल्यूशन फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन फेज को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है वन पार्टी इग्नोरिंग द अदर एंड रिफ्यूजिंग टू कम्युनिकेट। एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी को टोटली इग्नोर कर रही है और उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रही है। या फिर बोथ पार्टीज कॉम्प्रोमाइजिंग एंड फाइंडिंग अ म्यूचुअली एग्रीगेबल सोल्यूशन। दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर रही है और एक ऐसा सोल्यूशन निकाल रही है जिसके ऊपर दोनों ही राजी हों। या फिर ईच पार्टी ब्लेमिंग अदर रिफ्यूजिंग द एक्नॉलेज देयर ओन रोल। तो हर पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रही है और अपने आप को सही, दूसरे को गलत साबित कर रही है। या फिर एस्केलेटिंग द कंफ्लिक्ट टू इन्वॉल्व हायर मैनेजर और एक्सटर्नल अथॉरिटीज। तो कंफ्लिक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है ताकि जो हायर मैनेजमेंट है और जो एक्सटर्नल अथॉरिटीज है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर चुकी है और एक ऐसा सोल्यूशन जिसपे दोनों पार्टीज राजी हो उसको फाइंड आउट कर रही है। तो रेजोल्यूशन फेज को ये वाली जो एग्जांपल है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज अ थ्री स्टेप फॉर्मूला फॉर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर तीन स्टेप फॉर्मूला होता है किसी भी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तो और कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि इस फॉर्मूला के अंदर नहीं आता है। पहला अवॉइड, लिसन, टॉक एंड रिजॉल्व। तो ऑप्शन है अवॉइड इज अ करेक्ट आंसर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं किसी भी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप होता है लिसन, कि हमें सुनना है। जैसे अगर मान लो दो पार्टीज है वो एक दूसरे से आर्गू कर रही है, तो पहले स्टेप के अंदर दोनों पार्टीज को एक दूसरे की बातों को अच्छे तरीके से सुनना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, जब हम सुनते हैं तो हम समझते हैं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब कोई पर्सन दूसरे की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है, तब लड़ाई झगड़ा जो है वो बढ़ता है। तो सोल्यूशन क्या है, पहले सुनो, अच्छे तरीके से सुनो कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाह रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टॉक। टॉक के अंदर हमें बोलना है, जैसे इन दोनों को एक दूसरे की बातों को सुनना है। फिर उसके बाद अपनी बात को रखना है कि भाई मैं इस तरीके से सही हूं और आप इस तरीके से गलत हो, और फाइनली जाकर यहाँ पर रिजॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं किसी भी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। अब पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जब एक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे कैसे चीजें अकर होती हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, लिसन फॉर व्हाट इज फेल्ट एंड वेल एज वेल एज सेड। ठीक है, तो जो भी आर्गुमेंट्स की जा रही हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से लिसन करना है, सुनना है। क्योंकि जब आप एक सुनते हो ना किसी पर्सन को, सामने वाले पर्सन को, तो उससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो ये कि उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, उनकी जो फीलिंग होती है, उनके बारे में आप समझते हो। और जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो भी आपको सुनता है जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, क्योंकि उसे पता है कि आपने उसकी बात अच्छे से सुनी है, तो ये भी आपकी बात अच्छे तरीके से सुनता है। उसके बाद मेक कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन का प्रायोरिटी रेदर देन विनिंग और बीइंग राइट। ठीक है, तो जब भी कंफ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, ना कि जीतना। जैसे कई बार क्या होता है कि दो पार्टीज हैं, आपस में कंफ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, आपस में कंफ्लिक्ट हो रहा है और वो एक दूसरे से जीतना चाहते हैं। ए बी को हराना चाहता है और बी ए को हराना चाहता है, कोई कॉमन कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट ही नहीं करना चाहता, ये कहता है कि मेरा सही है और ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा। तो आपको जीतना नहीं है, बल्कि कोशिश करने की जल्दी से जल्दी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, यानी कि कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रेजेंट। तो हमें प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है, यानी कि अगर मान के चलो ये दो पर्सन आपस में कंफ्लिक्ट करे तो पास्ट की बातों को हमें याद नहीं करना है, उसको सामने नहीं लेकर आना है। कई बार क्या होता है कि दो पर्सन के बीच में लड़ाई होती है, तो प्रेजेंट की बात को छोड़कर वो पिछले बातों में चले जाते हैं कि तूने तब भी वही किया था, तो उसकी वजह से ये नुकसान हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, एक पर्सन सेम नहीं रहता है। ठीक है, पास्ट में उसने गलतियां की, अभी तो सही है ना, तो अभी उसकी बात मानो। ये थोड़ी है कि अगर पिछले कुछ समय में वो गलत था, तो अब अगर सही भी है तब भी आप उसको गलत बनाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है, पास्ट पे नहीं। उसके बाद पिक योर बैटल। तो जो आपके बैटल्स है उसको उठाओ। उठाने का मतलब कि उसको समझो कि क्या ये जो बैटल हम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या इस पे हमारा टाइम और एनर्जी लगना चाहिए। कई बार देखो, एग्जांपल समझो, एक पार्किंग स्पेस है जहां पर 15 स्पेस है पार्किंग की अवेलेबल है। एक पर्सन आता है, वो यहाँ पर स्पेस पर अपनी गाड़ी खड़ी करना चाहता है, पर सामने से दूसरा पर्सन आया, वो भी यहीं पे गाड़ी को खड़ा करना चाहता है, और दोनों में क्लैश हो गया कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। पर और बहुत सारे स्पेसेस है, यहाँ नहीं तो यहाँ कर दो यार। तो आपको अपनी फाइट्स को देखना है कि क्या वो सही है, क्या वो
लड़ने के लिए फाइट है या फिर सिर्फ हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वो चीज आपको देखनी चाहिए। उसके बाद बी विलिंग टू फॉरगिव, तो सामने वाले पर्सन को माफ करना, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज तभी कर पाओगे अगर आप सामने वाले की कुछ गलतियों को इग्नोर कर दो, उसको माफ कर दो, ठीक है। तो फॉरगिवनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये पूरी प्रोसेस है कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ इफेक्टिवली मैनेज कंफ्लिक्ट। अगर आप एक कंफ्लिक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करते हो तो कौन सा ऐसा आउटकम है जो कि पॉजिटिव आउटकम नहीं है। पहला, इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो ये बिल्कुल सही है। जब कंफ्लिक्ट होता है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन सुनने को मिलते हैं, व्यू पॉइंट सुनने को मिलते हैं, जिससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो इंक्रीज होती है। पर कंडीशन ये है कि कंफ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। अगर वो बहुत ज्यादा टाइम गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी इनोवेशन कम हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रॉन्गर टीम रिलेशनशिप। कई बार आपने सुना होगा कि दो पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक झगड़े के बाद और स्ट्रांग हो गया। क्यों? क्योंकि झगड़े के अंदर उनका जो व्यू पॉइंट था वो निकल कर आया, दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक कॉमन सोल्यूशन निकाला, जिससे उनका रिश्ता और यहाँ पर स्ट्रांग हो गया। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग, तो भी सही है कि कम्युनिकेशन अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिसएग्रीमेंट, तो ये हमारा पॉजिटिव आउटकम नहीं होता है, क्योंकि कंफ्लिक्ट को हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर कंफ्लिक्ट रहेगा ही। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ मैनेजर prioritize their own needs and wants over other during a conflict, they might be using which approach। यानी कि एक मैनेजर है, एक कंफ्लिक्ट हुआ है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, और जो मैनेजर है वो अपनी नीड्स और वांट्स को ऊपर रख रहा है, उसको फुलफिल करना चाहता है, और दूसरे की नीड्स और वांट्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसको हटा रहा है। तो वो कौन सी अप्रोच हुई? ऑप्शन ए अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कंपीटिंग, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अप्रोचेस हैं किसी कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। तो जब एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स के ऊपर फोकस करता है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, और दूसरे की जो नीड्स है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो वो हमारा कंपीटिंग अप्रोच जो है वो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब बाकी की जो अप्रोचेस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अवॉइडिंग अप्रोच के अंदर हम कंफ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ए और बी है, इनके बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसका मैनेजर आया, उसने देखा और उसने क्या किया, इसको अवॉइड कर दिया। उसने सोचा कि टाइम के साथ समझ जाएंगे और अपने आप ही कंफ्लिक्ट दूर हो जाएगा। तो ये जो अप्रोच है ये हमारी अवॉइडिंग अप्रोच होती है, जिसमें हम कंफ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं ताकि टाइम के साथ वो अपने आप रिजॉल्व हो जाए। और ये अप्रोच वहां पर काम आती है जहां पर जो कंफ्लिक्ट होता है वो छोटे मोटे होते हैं। जैसे चाय के पीछे झगड़ा हो रहा है, ठीक है, लंच के ब्रेक के दौरान कोई आर्गुमेंट हो गया, तो ऐसी बातों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। उसके बाद है अकोमोडेटिंग। क्या है हमारा अकोमोडेटिंग? तो अकोमोडेटिंग के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी अपनी जो नीड्स होती है, अपनी वांट्स होती है, उसको भूल जाती है, और दूसरे पर्सन की जो नीड्स होती है, वांट्स होती है, उसको मान लेती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पर ए और बी पर्सन के बीच में आर्गुमेंट हो रहा था। ये कह रहा था कि मेथड एक्स अच्छा है, ये कह रहा था मेथड वाई अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ए पर्सन ने क्या किया, ए पर्सन ने क्या किया, अपनी नीड्स को छोड़ा और इसकी बात को मान लिया और कहा कि एक्स मेथड सही है, उसको ही इंप्लीमेंट करो। तो ये अप्रोच क्या हुई, अकोमोडेटिंग कहलाए। कॉम्प्रोमाइजिंग के अंदर क्या होता है कि दोनों पर्सन कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी कि कुछ बातें ये बी की मानेगा, बी ए की कुछ बातें मानेगा, और एक कॉमन सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट किया जाएगा, जिससे उन दोनों की जो नीड्स है, वांट्स है, वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। पर कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के अंदर जो क्योंकि दोनों वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो कुछ कुछ हिस्सा नीड्स और वांट्स फुलफिल नहीं हो पाती। जैसे अगर मान के चलो दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा है, तो जो कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन निकाला है उससे 80% नीड इसकी फुलफिल हो रही है, 80% ही इसकी फुलफिल हो रही है। तो ये हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग जो है मेथड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच यू इनिशिएट अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद योर कोलीग्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट फुली एड्रेस एवरीवन कंसर्न्स एंड नीड्स। यानी कि आपने क्या किया कि सेशन कंडक्ट करा है जहां पर आपने अपने कोलीग्स के साथ डिस्कशन किया, ताकि एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके जिससे सभी की जो कंसर्न है, नीड्स हैं, वो फुलफिल हो जाए। तो ये कौन सी अप्रोच हुई? तो एक ही अप्रोच आपको दिख रही होगी, ऑप्शन सी कोलैबोरेटिंग इज द करेक्ट आंसर। तो जो कोलैबोरेटिंग है वो कॉम्प्रोमाइज जैसी है, यहाँ पर भी एक कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो कॉमन सोल्यूशन होता है वो सभी की नीड्स को 100% फुलफिल कर देता है, यानी कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होता है। तो ऑप्शन सी कोलैबोरेटिंग इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
During a heated discussion, you actively listen to your opponent's perspective and summarize their key points. What skills you demonstrating? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आपके colleagues के साथ, opponent के साथ एक बहुत heated discussion हुआ, जिसके अंदर हम आपने जो है एक्टिवली उसकी जो बातें हैं, उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको सुना, और जो की पॉइंट्स है उसकी समरी बनाई, ताकि समझ पाओ कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है। तो आपने कौन सी स्किल्स यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया है? इम्पार्शियलिटी, पेशेंट, एक्टिव लिसनिंग या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड? तो ऑप्शन सी एक्टिव लिसनिंग इज अ करेक्ट आंसर। तो जब भी हमें कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है, तो कुछ स्किल्स हमें चाहिए होती हैं, जिनमें से एक स्किल होती है एक्टिव लिसनिंग, जिसमें हम सामने वाले का जो पर्सपेक्टिव है उसको अच्छे तरीके से सुनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि यहाँ पर कंफ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जरूरी होती है। कौन कौन सी स्किल्स है? पहली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो आपको दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखना आना चाहिए। उसके बाद लिसनिंग स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, आपको सामने वाले पर्सन को सुनना आना चाहिए। डिस्कशन, डिस्कशन के अंदर क्या है कि आपको सामने वाले पर्सन से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशंस करनी है, ताकि एक कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद पेशेंस का मतलब है कि आपको पेशेंस रखना है। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातें होती है जिसपे लड़ाई झगड़ा नहीं भी होना चाहिए, आप उस पे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आप में पेशेंस की कमी होती है। तो आपको पेशेंस रखना है। अगर कोई आपको इंस्टिगेट कर रहा है, कोई थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और कोई आपका मूड भी ठीक रहे। उसके बाद इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब है कि अगर मान के चलो आप कोई कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, दो पर्सन आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक पर्सन आपका फ्रेंड है, तो आपको अपने फ्रेंड की साइड नहीं लेनी है, बल्कि आपको इम्पार्शियल रहना है, दोनों की बातों को सुनना है और उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन निकालना है। नेवर क्रिटिसाइज, इसका मतलब क्या है कि सामने वाले पर्सन को आपको क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना है। उसके भी व्यू पॉइंट है, उसके बिलीफ्स हैं, तो उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करो। बस उसको बताओ कि भाई इस सिचुएशन के अंदर ये काम इस तरीके से अगर किया जाए तो वो ठीक रहेगा। माना आपकी वैल्यूज ये कहती है, पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबके बेनिफिट के लिए ये चीज जरूरी है, और क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सामने वाला पर्सन बहुत नेगेटिव बातें कर रहा है, तब भी आप उसको एक्टिवली लिसन करो और उसको एक कॉमन सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। उसके बाद एड्रेस द कंफ्लिक्ट, नोट द पर्सन। तो आपको, अगर आपका किसी पर्सन के साथ जो है कंफ्लिक्ट हुआ है, तो आप कंफ्लिक्ट को एड्रेस करो, ना कि उस पर्सन को। यानी कि पर्सन को आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बस कंफ्लिक्ट को दूर कर दो, पर्सन के साथ दोस्ती वैसी रखो। उसके बाद फाइंड शेयर इंटरेस्ट। तो एक कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करो, जो कि दोनों में हो, आप में भी हो और उसमें भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैनेजर नीड्स टू एड्रेस अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू एम्प्लॉय, विच स्किल इज क्रूशियल टू एंश्योर फेयरनेस एंड अवॉइड टेकिंग साइड? तो एक मैनेजर को दो एम्प्लॉयज के बीच में जो डिसएग्रीमेंट हुई है उसको एड्रेस करना है, और इंश्योर करना है कि जो कंफ्लिक्ट हो उसको फेयरनेस के साथ जो है रिजॉल्व किया जाए, मैनेजर किसी भी साइड ना ले। तो कौन सा स्किल होना चाहिए उसके अंदर? पहला, क्रिटिसाइजिंग बोथ पार्टीज टू मोटिवेट इंप्रूवमेंट, दोनों को क्रिटिसाइज करना आना चाहिए। या फिर प्रेशरिंग वन पार्टी टू एक्सेप्ट अदर डिमांड, हम एक पार्टी को प्रेशराइज करें कि आप दूसरे की डिमांड्स को मानो। या फिर मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी एंड कंसिडरिंग ऑल व्यू पॉइंट्स ऑब्जेक्टिवली, तो आपको इम्पार्शियल रहना है और ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स के बेस पर उनके जो व्यू पॉइंट्स उनको कंसीडर करना है और रिजॉल्व करना है। या फिर फोकसिंग ऑन पर्सनल रिलेशनशिप रेदर देन इशू एट हैंड, पर्सनल रिलेशनशिप पे हमें फोकस करना है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट और नेगोशिएशन चैप्टर था वो ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में ईवीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियो, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं,
अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो IITF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज़ में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारी कोर्सेज़ पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे भी मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।